विष्णु शहर के शोर को पीछे छोड़कर उत्तर कोलकाता की अपनी पुश्तैनी हवेली लौटता है। बारिश की रिमझिम और घर की धीमी लय उसे एक ऐसी शांति की ओर ले जाती है जिसे वह सालों से तलाश रहा था। क्या विष्णु शहर की जल्दबाजी को भुलाकर इस ठहराव को अपना पाएगा? आइए इस सुकून भरे सफर में खोकर नींद की आगोश में चले। विष्णु ने अपना माथा खिड़की के शीशे से टिका दिया, जिसकी ठंडक उसकी त्वचा को चुभ रही थी। बाहर शहर की रूपरेखा अपनी स्पष्टता खो रही थी और एक धूसर धुंधलेपन में विलीन हो रही थी, जिसने कंक्रीट की मीनारों और बिजली के टेढ़े मेढ़े तारों को अपने भीतर समेट लिया था। शीशे की थरथराहट उसकी खोपड़ी तक महसूस हो रही थी, एक निरंतर गूंजती आवृत्ति जो रेल की पट अपनी पुरानी विनाइल सीट पर थोड़ा खिसका, जिसका कपड़ा उसकी नम कमीज से चिपक रहा था। उसने अपने अंगूठों को धीरे धीरे एक दूसरे पर रगड़ा, एक दोहराव वाली गोलाकार हरकत जिसे उसने अपनी चाय की दुकान के भाप छोड़ते बर्तनों के पीछे हजारों बार किया था। बरसों तक उसके हाथ जल्दबाजी के औजार रहे थे, जो दबाव के बीच पैदा हुई सटीकता के साथ चाय की पत्तियां। गलियारे के उस पार सफ़ेद इस्त्री की हुई कमीज पहने एक व्यक्ति अपनी कलाई के साथ एक जंग लड़ रहा था। वह हर 30 सेकंड में अपनी घड़ी देख रहा था। उसकी नज़रें डायल से खिड़की और फिर वापस डायल पर जा रही थीं, और उसका पैर एक बेचैन टूटी हुई लय में उछल रहा था। उस व्यक्ति की घबराहट डिब्बे में एक तीखे बेसुरा सुर की तरह थी। विष्णु ने उसे एक तटस्थ जिज्ञासा के साथ, जैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी, उसने एक लंबी धातु जैसी तीखी आह भरी। वह आवाज़ पूरे डिब्बे में फैल गई, ब्रेक की एक ऐसी चुभती हुई फुफकार जैसे मशीन ने 10 साल तक अपनी सांस रोके रखने के बाद आखिरकार उन्हें छोड़ दिया हो। फर्श की थरथराहट एक गर्जना से बदलकर एक कंपन में बदल गई, और फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जो भारी और सोची समझी महसूस होती थी। उसने नीचे झुककर अपने बैग की पट्टी को छुआ। वह कैनवस का एक भारी बैग था, जिसमें कुछ कपड़े और पीतल के छोटे बर्तनों का एक संग्रह था जो वह अपनी रसोई से लाया था। वह बैग एक भौतिक लंगर की तरह था, एक ऐसा भार जिसने उसे उस धुंध में बह जाने से बचाए रखा। 5 साल में पहली बार वह किसी समय सीमा या किसी कोटे को पूरा करने के लिए नहीं जा रहा था। तारांकन, मुझमें अब भी मेरा कितना हिस्सा बाकी है? तारांकन, यह सवाल अचानक एक चुभन की तरह उसके मन में कौंध गया। तारांकन, जिस इंसान ने ये घर छोड़ा था, वह एक ऐसा लड़का था जिसे दालचीनी की खुशबू और आंगन की टाइलों पर गिरती बारिश की आवाज़ पसंद थी। और अब मैं वह आदमी हूँ जो 10 मिनट के भीतर 50 गुस्से से भरे मुसाफिरों को संभालना जानता है। क्या मैं उस घर की? तारांकन, वह सोचने लगा कि क्या उसे वह सन्नाटा दमघोंटू लगेगा, या वह शहर की आदतों से उसे भरने की कोशिश करेगा और पिंजरे में बंद किसी जानवर की तरह गलियारों में टहलता रहेगा। यह डर उसके सीने में एक ठंडी किरच की तरह गड़ा था, ये चिंता कि वह ठहरना भूल गया है और कुछ न करने की कला अब एक ऐसी विदेशी भाषा बन गई है जिसे वह अब बोल नहीं पाता। बारिश की एक भारी बूंद खिड़की के शीशे से टकराई। वह एक मोटी अकेली बूंद थी जो शीशे पर फैल गई, और तुरंत ही उसके पीछे हजारों और बूंदें आ गईं। कुछ ही सेकंडों में बाहर की दुनिया एक प्रभाववादी पेंटिंग में बदल गई, जहां हर तरफ धुंधला हरा और गहरा स्लेटी रंग घुल गया था। बारिश बस गिर नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक उतर आई हो। जब आखिरकार दरवाजे खुले तो वह आवाज़ किसी गीले थप्पड़ जैसी थी। विष्णु प्लेटफॉर्म पर उतरा और नम हवा ने तुरंत उसे अपनी आगोश में ले लिया। उस हवा में एक ऐसी महक थी जिसने यादों के एक झोंके की तरह उसे झकझोर दिया। पुरानी पटरियों की वह तीखी गंध, जिसमें गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी, ये मानसून में उत्तर कोलकाता की महक थी। क्षय और पुनर्जन्म की गंध। मूसला। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला, जहां उसकी उंगलियां कागज के एक छोटे से टुकड़े से छुईं। उसने कल्याणी का वह नोट बाहर निकाला, जिसकी स्याही वहां की भारी उमस के आगे हार मान चुकी थी। कागज के किनारे मुड़ गए थे, और उसकी लिखावट जो आमतौर पर स्थिर और सुंदर होती थी अब फैलने लगी थी। अक्षर धुंधले पड़ गए थे, और बैंगनी स्याही पन्ने पर पतली नसों की तरह बह रही थी। वह वहां एक लंबी देर तक खड़ा रहा, उन कुछ मुसाफिरों की अनदेखी करता हुआ जो छतरियों को ढाल की तरह ताने उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि हवा की नमी उसकी त्वचा में बस जाए और वह सीलन उसके कपड़ों में तब तक समा जाए जब तक कि वह खुद इस माहौल का एक हिस्सा न बन जाए। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वह चलने लगा। उसके बूट उथले गड्ढों के पानी में छपाक छपाक की आवाज़ कर रहे थे, जिनमें शीशे जैसे धूसर आसमान का अक्स दिख रहा था। हर कुछ कदमों के बाद वह किसी न किसी बारीकी को निहारने के लिए रुक जाता। जंगली बेलों से ढका एक जंग लगा लोहे का फाटक,
एक बंद चाय की दुकान की ओट में कांपता हुआ एक आवारा कुत्ता, और वह तरीका जिससे काई नम ईंटों को गहरे। जैसे ही उसने आखिरी मोड़ मुड़ा, धुंध के बीच वह पुश्तैनी घर उभर आया। चूने और सागवान की लकड़ी से बना वह एक विशाल और पुराना ढांचा था, जिसकी बालकनियां समय और बारिश के बोझ से थोड़ी झुक गई थी। वह घर थका हुआ सा लग रहा था, मानो वह दशकों से किसी सपने में खोया हो और अब जाकर जागना शुरू हुआ हो। वह आंगन के मुहाने पर रुक गया, उसकी नज़र भारी लकड़ी की। हवा ने अचानक एक जोरदार झटके के साथ छतरी को जकड़ लिया, जिससे वह लगभग बिष्णु की पकड़ से छूट ही गई थी। उसने अपने पैरों को फिसलन भरी सड़क पर मजबूती से जमा लिया, और जैसे ही काली छतरी का कपड़ा ऊपर की ओर मुड़ा और उल्टा होने की कगार पर पहुंचा, उसके कंधों की मांसपेशियां तन गईं। एक पल के लिए वह आसमान के साथ किसी रस्साक्षी में उलझ गया। छतरी की फिर से चलने लगा, मुख्य सड़क को पीछे छोड़ते हुए उत्तर कोलकाता की संकरी गलियों में समा गया। यहाँ दुनिया सिमट कर गहरे लाल रंग की एक घाटी जैसी हो गई थी। पुराने मकानों की बारिश से भीगी ईंटें एक गहरे जीवंत लाल रंग से चमक रही थीं, जो फुटपाथ की स्लेटी रंगत में घुल रहा था। यहाँ की वास्तुकला सिर्फ खड़ी नहीं थी, बल्कि इमारतें एक दूसरे की ओर झुकी हुई थीं। घर के मलबे के एक ढेर के पास वह रुक गया। एक आवारा बिल्ली, दुबली पतली, जिसका एक कान कटा हुआ था और जिसके बाल गीली राख जैसे थे, एक जंग लगी लोहे की चादर के नीचे दुबकी बैठी थी। उसके आने की आहट सुनकर बिल्ली भागी नहीं, इसके बजाय उसने अपनी अंबर जैसी आंखों से उसे देखा। उसका शरीर ठंड से कांपते हुए एक छोटी सी गेंद की तरह सिमटा हुआ था, जैसे यहाँ की हवा शहर के केंद्र से अलग थी। इसमें धुएं और जलते हुए रबर की गंध नहीं, बल्कि नमकाई और पुराने ढहते हुए चूना पत्थर की महक थी। यह एक ऐसी गंध थी जो भारी थी, जैसे कि इस मोहल्ले का इतिहास बारिश में घुलकर एक गाढ़े सुगंधित वाष्प में बदल गया हो। उसने एक गहरी सांस ली, और वह महक उसके गले के पिछले हिस्से में बस गई, जिसमें नमक और पुरानी मिट्टी का हरे हुए नाले पर बने छोटे से पुल को पार करते हुए उसकी नज़र एक पुराने विक्रेता पर पड़ी, जो एक फटे हुए नीले तिरपाल के नीचे बैठा था। वह आदमी वैक्स पेपर में लिपटी कुछ चीज़ें बेच रहा था। उसकी त्वचा पुराने चमड़े की तरह सख्त हो चुकी थी और आंखों पर मोतियाबिंद की धुंध छाई थी। जब विष्णु उसके पास से गुजरा तो विक्रेता कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने धीरे अब उसे उमस का शारीरिक दबाव महसूस होने लगा था। हवा इतनी घनी हो गई थी कि उसे लगा जैसे वह गुनगुने शहद के बीच से रास्ता बना रहा हो। हर कदम के लिए एक सचेत इच्छाशक्ति की जरूरत थी। उसके कपड़े भारी और तरबतर होकर उसकी त्वचा से चिपक गए थे। उसे इस असुविधा से कोई शिकायत नहीं थी। जिस तरह बारिश ने हर चीज पर अपना कब्जा कर लिया था, उसमें एक ईमानदारी थी। क्या वह ईंटों की दीवारों पर जमी काई की तरह स्थिर हो सकता था? उसने कल्पना की कि वह इस वास्तुकला में विलीन हो रहा है। उसकी हड्डियां चूना पत्थर बन रही हैं और उसकी सांसें वह धुंध बन गई हैं जो बालकनियों से लिपटी रहती है। वह आखिरी गली के मुहाने पर रुक गया। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि वह कानों के पर्दों पर एक शारीरिक दबाव की तरह महसूस हो रही थी। केवल दूर कहीं हवा के झोंकों से लकड़ी के एक शटर के टकराने की लयबद्ध आवाज आ रही थी। वह अपनी दादी के घर के भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा, जिसकी लकड़ी दशकों की मानसूनी बारिश और धूप से धूसर पड़ चुकी थी। उसने अपनी हथेली जैसे ही दरवाज़ा खुला और अंदर का आंगन सामने आया, विष्णु के कदम बीच में ही ठिठक गए। आंगन स्लेटी पत्थरों का एक चौकोर टुकड़ा था, जिसके बीचों बीच बारिश के पानी का एक छोटा सा ठहरा हुआ कुंड था, जिसमें शीशे जैसे धूसर आसमान का अक्स दिख रहा था। लेकिन वहां प्रवेश द्वार के पास नरम लाल मिट्टी में पैरों के कुछ निशान साफ छपे हुए थे। वे ताज़ा थे। उनके किनारे विष्णु ने दहलीज पार की और उसके पीछे भारी लकड़ी का दरवाज़ा एक हल्की सी आवाज़ के साथ बंद हो गया, जिसने बाहर बरसती बारिश के शोर को एक दूर की धुंधली गूंज में बदल दिया। वह प्रवेश द्वार पर ही ठहर गया, जहां हवा में नम चूने, पुराने कागजों और एक हल्की सी मिठास खुली थी, जो उसे जली हुई चीनी और इलायची की याद दिला रही थी। उसके कपड़े भारी हो चुके थे, कमीज का सूत उसने अपना संतुलन बदला और उसके नंगे तलवों का स्पर्श लालॉक्साइड के फर्श से हुआ। वह सतह ठंडी और अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी, जिसे सदियों के कदमों ने घिसकर गहरे सिंदूरी रंग के एक ऐसे दर्पण में बदल दिया था, जो मध्यम रोशनी को अपने भीतर सोख रहा था। फर्श की उस अचानक ठंडक ने उसे जैसे जमीन से जोड़ दिया। यह सड़क की चिपचिपी उमस के बिल्कुल विपरीत एक तीखा। जैसे ही वह मोड़ मुड़कर रसोई में पहुंचा, उसने कल्याणी को देखा। उसकी पीठ विष्णु की ओर थी और उसके दुबले शरीर पर लाल बॉर्डर वाली क्रीम रंग की सूती साड़ी लिपटी थी। वह एक बड़े पीतल के बर्तन के पास खड़ी थी और उसका हाथ धीमे
सम्मोहक गति से घड़ी की दिशा में घूम रहा था। उसके हाथ का लकड़ी का चम्मच केवल सामग्री को चला नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम शहर का बोझ अपने कंधों पर लाद लाए हो। बिष्णु, उसने कहा। वह मुड़ी नहीं, फिर भी उसकी आवाज़, जो पुराने चर्मपत्रों के आपस में रगड़ने जैसी खुरदरी और गर्म थी, भाप को चीरते हुए एक सहज सटीकता के साथ गूंजी। तुम वहाँ ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हें डर हो कि फर्श तुम्हारे नीचे से खिसक जाएगा। बैठो कुछ देर, इस घर को तुम्हें थामे रहने दो। बोलने के लिए मुंह खोला, शब्द उसके मन में पहले ही आकार ले चुके थे। वह उसे बताना चाहता था उस चौराहे के चीखते हुए सायरनों के बारे में, उस भीड़ के बारे में जो एक बेबस और सामूहिक जल्दबाजी में एक दूसरे को धकेल रही थी, और उस थकान के बारे में जो अब उसकी हड्डियों का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। वह उस बेचैनी को समझाना चाहता था जिसने उसे यहाँ। कल्याणी मुड़ी। उनकी चाल सहज और धीमी थी, उनकी मुस्कान होठों से ज्यादा उनकी आंखों के कोनों पर उभरने वाली उन महीन झुर्रियों में थी। उन्होंने मिट्टी का एक छोटा सा बिना पॉलिश वाला कुल्हड़ उठाया और उसमें गहरे भूरे रंग की चाय डाली। जब वह उसकी ओर बढ़ी तो उनकी साड़ी का कपड़ा लाल ऑक्साइड के फर्श पर सरसरा रहा था। उन्होंने कुल्हड़ बिष्णु की हथेलियों में थमा दिया। वह चाय लेकर बीच के आंगन के किनारे तक गया, जहां छत खुला था और आसमान दिख रहा था। बारिश एक सीधी पारदर्शी चादर की तरह गिर रही थी। धूसर पानी की एक चमकती दीवार जो बीच के कुएं में गिरकर एक निरंतर और सुकून देने वाली ध्वनि पैदा कर रही थी। वह नक्काशीदार सागौन के खंभे से टिक गया, जिसकी लकड़ी ठंडी थी और जिससे पुराने तेल की महक आ रही थी। उसने देखा कि उसने चाय की एक चुस्की ली। वह गाढ़ी थी, खजूर के सिरप से मीठी, और उसमें अदरक का एक हल्का सा स्वाद था जिसने उसके गले को गर्माहट से भर दिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और सिर झुकाकर बारिश को सुनने लगा। उसे अपने सीने में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई ऐसी गांठ खुल गई हो जिसके बंधे होने का उसे पता ही नहीं था। उसने सोचा कि क्या वास्तव में लौट दोपहर की उस ध्यानमग्न शांति में गहराई से उतर ही रहा था कि बारिश के शोर को चीरती हुई एक आवाज़ आई। वह एक तीखी और सटीक थपथपाहट थी, एक लेबद टिक 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 जो ऊपर की बालकनी से आ रही थी। यह किसी टपकते पाइप की बेतरतीब आवाज़ या खिड़की के पल्ले के खड़खड़ाने का शोर नहीं था। ये जानबूझकर की गई कोई हरकत थी, यह किसी औजार के किसी सतह से टकराने की। विष्णु वहीं जम गया। मिट्टी का प्याला अब भी उसके होठों से लगा था। कीचड़ में देखे गए उन पच्चीनों का स्रोत अब उसके सामने था। उसने देखा कि वह आकृति थोड़ी हिली और रोशनी उन मोटे फ्रेम वाले चश्मों पर पड़ी जो दो छोटे दर्पणों की तरह चमक उठे। उस आदमी ने नीचे नहीं देखा, उसका पूरा ध्यान कागज पर केंद्रित था। उसकी हरकतें इतनी सटीक और तटस्थ थीं, मानो वह उसने बड़ी सावधानी और धीमी गति से चाय का प्याला सागौन के खंभे पर रख दिया, और उसके अंगूठे अपनी उसी पुरानी घबराहट भरी आदत के अनुसार एक दूसरे पर गोल गोल घूमने लगे। उसने रसोई की ओर देखा, जहां कल्याणी अब भी एक धीमी और गूंजती हुई धुन गुनगुना रही थी, जैसे उन्हें ऊपर मौजूद उस अजंबी की खबर तक न हो। दादी की उस निद्रालाने वाली सौम्यता और उस अजंबी की। जैसे ही उसने लकड़ी की सीढ़ियों के पहले पायदान पर कदम रखा, वह थपथपाहट रुक गई। बालकनी पर खड़े उस आदमी ने आखिरकार नीचे देखा। उसकी नज़र तीखी और परखने वाली थी, मानो विष्णु भी महज एक और वास्तुशिल्प विवरण हो जिसे नोट किया जाना और चित्रित किया जाना है। वह न तो मुस्कुराया और न ही उसने कोई अभिवादन किया। उसने बस अपनी उंगली के एक झटके से चश्मा ठीक लैंडिंग से नजरिया थोड़ा गलत है, लेकिन 4 बजे की रोशनी जिस तरह लाल ऑक्साइड पर पड़ती है वह गणितीय रूप से एकदम सटीक है, उस आदमी ने कहा। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से से नज़ारा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन 4 बजे की रोशनी जिस तरह इस लाल ऑक्साइड के फर्श पर पड़ती है वह गणितीय रूप से एकदम सटीक है, उस आदमी ने कहा। विष्णु तीसरी सीढ़ी पर ही रुक गया। उसकी एड़ी के नीचे लकड़ी करा उठी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह उस आदमी को देखता रहा, सिद्धार्थ बोस। हालांकि अभी तक ये नाम सामने नहीं आया था। वह महोगनी की रेलिंग पर किसी बगुले की तरह टिका हुआ था और उसकी पेंसिल कागज पर एक उन्मादी मगर सटीक लय में चल रही थी। उस अजंबी की आवाज़ में एक सर्जिकल पैनापन था, एक ऐसी तेजी। आप कौन हैं? विष्णु ने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी थी, शब्दों के बीच लंबे और सतर्क अंतराल थे। वह सीढ़ियों पर और ऊपर नहीं बढ़ा, वह ऊपरी हिस्से की छाया में ही खड़ा रहा और देखता रहा कि कैसे उस आदमी के मोटे फ्रेम वाले चश्मे ने मानसून के आसमान की धूसर रोशनी को पकड़ रखा है। उस आदमी ने आखिरकार अपनी स्केचबुक नीचे की और विष्णु की ओर देखा, पर एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ज्यामितीय चर।
वेरिएबल की तरह उसने अपनी बीच वाली उंगली के एक झटके से चश्मा ठीक किया। सिद्धार्थ एक चचेरा भाई, शायद तीसरी पीढ़ी का। मैं इस पुश्तैनी ढांचे की मजबूती का दस्तावेजीकरण कर रहा हूँ, इससे पहले कि सीलन इस चूने के प्लास्टर को निगल तुम्हारी दादी ने। विष्णु ने पलकें झपकाईं। उसने रसोई की ओर देखा, जहां से कल्याणी के गाने की हल्की और लयबद्ध गूंज अब भी घर में तैर रही थी। ये विचार कि उन्होंने बिना उसे बताए खामोशी के इस सर्वेयर को घर में आमंत्रित किया है, विश्वास के एक छोटे और शांत उल्लंघन जैसा लगा। वह जवाब चाहता था, पूछना चाहता था कि इस पवित्र शरणस्थली में इस तरह की यांत्रिक ऊर्जा को आने की अनुमति। वह घर के पिछले हिस्से की ओर चल दिया। उस इमारत के गहरे और छायादार फेफड़ों की तलाश में वह खुद को पेंट्री में पाया। एक लंबा और संकरा कमरा जहां हवा में सूखी मिर्च, हल्दी और पुरानी लकड़ी की उस प्राचीन मीठी कस्तूरी जैसी महक बसी थी। वहां गौरी मुखर्जी मसालों के शेल्फ के पास खड़ी थी। वह केवल सामान व्यवस्थित नहीं कर रही थी, वह जैसे कोई अनुष्ठान कर रही हो। बारिश की अपनी ही एक अदा होती है, वह लोगों को घर के कोनों में समेट देती है। गौरी ने कहा। उसकी आवाज़ नरम और हल्की थी, जो एक संतोषभरी आह के साथ धीरे से थम गई। अंततः वह उसकी ओर मुड़ी। उसकी नज़रों में एक गर्माहट थी। विष्णु, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रेलवे स्टेशन का शोर अब भी तुम्हारी हड्डियों में बसा हुआ है। विष्णु ने घबराहट में अपने अंगूठों को धीरे धीरे एक दूसरे पर गोल गोल घुमाया। बालकनी पर एक आदमी है, कोई चचेरा भाई है। वह घर का रेखाचित्र ऐसे बना रहा है जैसे वह किसी मशीन का ब्लूप्रिंट हो। गौरी के गले से एक हल्की सी हमिंग निकली, जैसे वह इस बात पर मुस्कुरा रही हो। वह उस बाहरी व्यक्ति से विचलित नहीं दिखी, इसके बजाय उसने कमरे के बीचों बीच रखी सागौन की एक भारी मेज की ओर इशारा किया, जहां क्रीम रंग के लिनेन का एक ढेर पहाड़ जैसा लगा हुआ था। उस वास्तुकार को उसकी लकीरों के साथ रहने दो फिलहाल। इन चादरों को ऐसे हाथों की जरूरत है जो ठहरना। उसने विष्णु के हाथों में ठंडी और भारी सूती चादरों का एक गट्ठर थमा दिया। कपड़ा मोटा था, जिसमें धूप में सूखी देवदार की लकड़ी और किसी धातु जैसी तीखी गंध थी, जैसे बारिश में धुला हुआ कोई सिक्का। सहज भाव से विष्णु ने पहली चादर के किनारों को पकड़ा और एक झटके से उसे तान दिया। छोटे से कमरे में कपड़े की वह आवाज़ किसी कोड़े की तरह गूंजी। उसने तेजी से और गौरी का हाथ अप्रत्याशित तेजी से बढ़ा और उसकी उंगलियों ने धीरे से लेकिन मजबूती से विष्णु की कलाई को जकड़ लिया। उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन उसने विष्णु की रफ्तार को पूरी तरह रोक दिया। रुको, वह फुसफुसाई, तुम कपड़े से लड़ रहे हो। विष्णु ठिठक गया, उसकी सांसें थम गईं। उसने गौरी को देखा और फिर उस चादर को, जो उसकी जल्दबाजी के कारण अब सिमट गई थी और उसमें सिलवटें पड़ गई थीं। कपड़े की अपनी एक याददाश्त होती है, गौरी ने समझाया। उसकी आवाज़ किसी धीमी लयबद्ध लहर की तरह थी। अगर तुम इसे मजबूर करोगे तो इसमें हमेशा तुम्हारे गुस्से की सिलवट बनी रहेगी। तुम्हें इसे सहज होने देना होगा। उसने विष्णु से चादर ली और उसे सागौन की मेज पर सपाट बिछा दिया। उसने उसे झटका नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपनी हथेलियों से उसे धीरे धीरे सहलाया। एक ऐसी धीमी और व्यापक हरकत जिससे न केवल कपड़ा बल्कि उनके आसपास की हवा भी जैसे शांत हो गई। उसने विष्णु को दिखाया कि कैसे किनारे को धीरे से उठाना है, ताकि सूत का अपना वजन ही तय करे कि मोड़ कहाँ आ। विष्णु ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और केवल उस स्पर्श पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी त्वचा पर भारी बुनावट के खुरदरेपन को, रेशों की ठंडक को और उस एहसास को महसूस किया कि कैसे कपड़ा पहले प्रतिरोध करता है और फिर समर्पण कर देता है। उसने बालकनी पर खड़े उस आदमी और शहर की घड़ी की टिक टिक के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसका पूरा ध्यान अब केवल। काफी देर तक वे एक साझा खामोशी में काम करते रहे। केवल दूर टिन की छत पर गिरती बारिश की लयबद्ध थाप और चादरों के सरकने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। गौरी की मौजूदगी एक स्थिर लंगर की तरह थी। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। अंततः उसने एक लंबी और गूंजती हुई आह भरी, एक ऐसी आवाज़ जिसमें उस पल के प्रति पूर्ण समर्पण था जो लकड़ी के फर्श से होती हुई विष्णु आखिरी चादर की ओर बढ़ा तो उसकी नज़र रसोई के सुदूर कोने पर पड़ी धातु के बड़े बर्तनों के ढेर के पीछे एक छोटा सा भुला दिया गया संदूक रखा था। वह गहरे और भारी शीशम की लकड़ी से बना था, लेकिन धूल की एक मोटी मखमली परत ने उसे लगभग पूरी तरह ढंक लिया था। ऐसा लगता था जैसे दशकों से उसे किसी ने छुआ न हो। वह इस घर की लंबी निद्रा का उत्सुकतावश विष्णु उसकी ओर बढ़ा और धूल झाड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह सोचने लगा कि क्या इसमें पुराने खत होंगे
या शायद पिछली पीढ़ी के भुला दिए गए मसाले। अभी उसकी उंगलियां लकड़ी से महज 1 इंच दूर थीं कि गौरी की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ दिया, जबकि वह अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। इसे वहीं रहने दो, बिष्णु, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसकी आवाज़ की गर्माहट अचानक एक सतर्क स्थिरता में बदल गई। बिष्णु ठिठक गया, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने पलटकर गौरी की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वह गहरी और शांत सावधानी के साथ उस संदूक को देख रही थी। इस घर की कुछ चीज़ें, उसने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज़ बारिश के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी, ठीक वहीं रहने के लिए बनी है जहाँ वे हैं। गलियारे में छड़ी की भारी और लयबद्ध धमक गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज़ जो केवल किसी के आने का संकेत नहीं थी, बल्कि चर्च की घंटी जैसी अधिकारपूर्ण घोषणा थी। वह एक धीमी और सधी हुई चाल थी, जो घर के सन्नाटे को बीच बीच में तोड़ रही थी, और विष्णु का ध्यान शीशम की संदूक और गौरी की अचानक उपजी उस नाजुक घबराहट से हटा रही थी। वह आवाज़ तेज होती गई, लाल ऑक्साइड के फर्श पर। कल्याणी, मैं धरती का सोना लाया हूँ और हवाओं की कहानियाँ लाया हूँ। चैतन्य रॉय रसोई के हिस्से में एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति की किसी शक्ति की तरह दाखिल हुए। उन्होंने एक भारी, बारिश से भीगा हुआ शॉल ओढ़ा था, जिससे गीली ऊन और दूर के जंगलों की महक आ रही थी। उनकी बाहों में मिट्टी का एक बड़ा बर्तन था, जिसका मुंह तेल से सने एक मोटे मलमल के कपड़े से ढका था, और उसे सन की रस्सी से कसकर बांधा गया था। बर्तन के नीचे रखे जा चैतन्य ने तुरंत वह खजाना नहीं सौंपा, इसके बजाय वे अपनी छतरी पर जोर से टिक गए, और उनके मोटे चश्मे के पीछे आंखें चमक रही थी। उन्होंने पहले विष्णु को देखा, फिर गौरी को, और फिर छत की ओर, मानो वे कमरे के वायुमंडलीय दबाव की जांच कर रहे हों। उन्होंने एक दबी हुई खनक के साथ बर्तन को लकड़ी की मेज पर रख दिया, लेकिन उनके हाथ मिट्टी के किनारे पर ही टिके रहे। इस साल की फसल, विष्णु, तुम्हें याद तो हूँ मैं, वह लड़का जो आम के बागों में छिपता था। फसल एक नखरेबाज चीज़ होती है। चैतन्य ने बात शुरू की। उन्होंने शुरुआत से शुरू नहीं किया, उन्होंने एक ऐसे विचार के बीच से बात शुरू की जो शायद 3 दिन पहले शुरू हुआ था। उन्होंने खजूर के पेड़ों का वर्णन इस तरह किया, जैसे वे पौधे न होकर कुछ जिद्दी बुजुर्ग हों, जो तब तक अपना रस देने से इनकार कर देते हैं जब तक कि चांद चांदी के एक अनोखे पड़ाव पर न पहुंच जाए। उनकी आवाज़ एक धीमी, बहती हुई धारा की तरह थी। उन्होंने गांव के किनारे वाले एक खास पेड़ के बारे में बताया, जिस पर 40 साल पहले बिजली गिरी थी, और जो अब घुमावदार रूप में बढ़ रहा था, और जिसका रस धुएं और आधी रात के स्वाद जैसा था। फिर वे भटककर उस आदमी की बात करने लगे जो उस पेड़ पर चढ़ता था, एक ऐसा आदमी जिसकी एक उंगली गायब थी और जिसे पक्षियों को। विष्णु ने खुद को एक सहारे वाले खंभे के किनारे धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए पाया। उसकी पीठ ठंडे और नम प्लास्टर से टिकी थी। उसे अपनी कलाई पर शहर की घड़ी की वह काल्पनिक टिक टिक फीकी पड़ती महसूस हुई। शहर में कहानी केवल जानकारी पहुंचाने का एक जरिया होती थी, यहाँ चैतन्य के साथ कहानी खुद मंजिल थी। उसने चैतन्य के हाथों को देखा, बड़े अनुभवी हाथ जो। बाहर बारिश ने अपना मिजाज बदल लिया था, वह हल्की टपटप अब एक प्रचंड प्रहार में बदल गई थी। एक ऐसी अचानक आई जलप्रलय जो नालीदार छत पर धातु जैसी तीखी गूंज के साथ बरस रही थी। उस शोर ने मानो रसोई के भंडार कक्ष को दुनिया से पूरी तरह काट दिया था, और उस कमरे को एक गर्म, मध्यम रोशनी वाले सुरक्षित कोकून में बदल दिया था। दीवारों के पार की दुनिया जैसे मिट गई। और इस तरह, चैतन्य ने कहा, उसकी आवाज़ अब और गहरी हो गई थी, और उसकी कहानी किसी शिकारी बाज की धीमी गरिमा के साथ अंततः वर्तमान की ओर लौट आई। पहली किरण फूटने से ठीक 1 घंटे पहले रस निकाला गया, जब कोहरा इतना घना था कि किसी इंसान को पूरा निगल जाए। एक सधे हुए और धीमे अंदाज में चैतन्य ने भांग की रस्सी की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उस गांठ को इतनी तसल्ली से खोला कि वह किसी धार्मिक अनुष्ठान जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने मलमल का कपड़ा हटाया, नोलन गुर की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, एक ऐसी समृद्ध और नशीली सुगंध जो इतनी सघन थी कि महसूस किया जा सके। विष्णु थोड़ा आगे झुका। बर्तन के भीतर नोलन गुर था, खजूर के रस का गुर, अपने शुद्धतम तरल रूप में। वह गाढ़ा सुनहरा भूरा तरल था, जो भंडार कक्ष की मध्यम अंबर जैसी रोशनी को अपने भीतर समेटे हुए था। जैसे ही चैतन्य ने बर्तन को हल्का सा झुकाया, वह चाशनी सरकने लगी। उसमें कोई हलचल या लहरें नहीं थी, वह एक धीमी गति के झरने की तरह बहा, एक भारी और। विष्णु मंत्रमुग्ध था। उसने देखा कि कैसे एक अकेला बुलबुला सतह पर आया,
और बेहद धीमी गति से ओझल हो गया। उसने अपने सीने में एक अजीब सी धड़कती हुई गर्माहट महसूस की, जैसे सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया हो। वह चाशनी इस घर का भौतिक रूप थी, गाढ़ी, धीमी और मिट्टी में गहराई तक समाई हुई। एक पल के लिए शीशम की उस संदूक का रहस्य और बालकनी पर सिद्धार्थ की वह जैसे जैसे रोशनी कम होने लगी और भंडार कक्ष के कोने गहरे बैंगनी सायों में डूबने लगे, बातचीत का लहजा बदल गया। चैतन्य की बुलंद आवाज़ अब धीमी और आत्मी हो गई थी। वह और गौरी अब संक्षिप्त शब्दों में बात करने लगे। उनकी आवाज़ें साझा इतिहास के एक ताने बाने की तरह एक दूसरे में गूंथ रही थी। उन्होंने 70 के दशक की मानसूनी बारिशों की बात की, उस खुशबू की बात की जो आन विष्णु सुनता रहा और उसने महसूस किया कि पूर्वजों की विरासत का भार उस पर दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि एक गर्म कंबल की तरह उसे ढके हुए है। उसे उन शब्दों के बीच बसे सन्नाटे से एक अपनापन महसूस हुआ, लेकिन जब चैतन्य जाने के लिए तैयार हुआ तो वह एक पल के लिए रुका। उसका हाथ बर्तन के किनारे पर ही टिका रहा। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके झुर्रियों पर 3 मौसमों में यह सबसे बेहतरीन बैच है, चैतन्य ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब एक भारी गूंज बन गई थी, लेकिन यह अब भी अधूरा है। इसमें एक चीज़ की कमी है, इलायची और जंगली अदरक का वह मिश्रण जो केवल उत्तरी पहाड़ी की छांव में उगता है। पिछली महान मानसूनी बारिश के बाद से वह मिला नहीं, या यूं कहें कि उसे काटा नहीं गया। वैसी बारिश जो सड़कों के साथ साथ। उसने बर्तन को गौर से देखा और फिर उसकी नज़र अनजाने में उस कोने की ओर मुड़ गई जहां धूल की धूसर चादर ओढ़े शीशम की वह संदूक रखी थी। इसके बिना चैतन्य ने अपनी बात पूरी की और उसकी आवाज़ एक आह में बदल गई। मिठास तो मुकम्मल है, पर मिठाई की रूह सोई हुई है, जैसे बिना चाबी का कोई ताला। उसने आगे कुछ नहीं समझाया, बस अपना छाता उठाया, गौरी की ओर धीरे से सिर हिलाया और वापस बारिश में निकल गया। उसकी छड़ी की ठक-ठक गलियारे में दूर होती गई और पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गई जो पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। विष्णु ने उस सुनहरे चाशनी को देखा और फिर शीशम की उस संदूक को। छत पर बारिश का शोर अब भी चीख रहा था और पहली बार ग्रेफाइट पेंसिल भारी वेलम कागज पर कुछ ऐसी आवाज़ के साथ रगड़ रही थी, जैसे कोई सूखा कीड़ा लकड़ी के भीतर अपना रास्ता बना रहा हो। विष्णु ने सिद्धार्थ को बरामदे में पाया, जो एक चौड़े ड्राइंग बोर्ड पर झुका हुआ था। वह बोर्ड उस घर के नरम किनारों के बीच कुछ ज्यादा ही औपचारिक और बेरुखा लग रहा था। सिद्धार्थ न तो उन अलंकृत कंगनियों का रेखाचित्र बना रहा था। विष्णु कुछ कदम दूर रुक गया। उसके अंगूठे धीमी और लयबद्ध गति से एक दूसरे पर रगड़ रहे थे। वह तुरंत नहीं बोला। उसने बारिश की आवाज़ को उस खालीपन को भरने दिया जो अब नालीदार छत पर एक निरंतर ढोल जैसी थाप बन चुकी थी। सिद्धार्थ ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसकी पेंसिल की रफ्तार बढ़ गई और एक विशेष रूप से कठोर कोण बनाते समय उसकी नोक हल्की सी टूट गई। उसने तुम घर का नक्शा बना रहे हो, विष्णु ने धीमी आवाज़ में कहा। उसके शब्दों के बीच गहरा अंतराल था। सिद्धार्थ आखिरकार रुका। उसकी पेंसिल कागज से 1 मिलीमीटर ऊपर हवा में ठहरी हुई थी। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, लेकिन उसके कंधे अब भी तने हुए थे, जैसे कानों की ओर खींचे हों। ठीक वैसा नक्शा नहीं, मैं खामोशी की ज्यामिति को मैप कर रहा हूं। अगर तुम देखो कि बारिश की आवाज़ कैसे भीतरी आंगन से टकराती है और फिर पीछे के गलियारे की ओर बिखर जाती है, तो इसमें एक। विष्णु ने अपना सिर झुकाकर सुना। उसने सिद्धार्थ के पार आंगन की ओर देखा, जहां बारिश ने घर के केंद्र को एक चमकते हुए तरल दर्पण में बदल दिया था। खंभों के किनारे धुंधला रहे थे और स्लेटी पत्थर स्लेटी आसमान में घुलता जा रहा था। सिद्धार्थ के लिए यह खामोशी एक समस्या थी जिसे सुलझाना था, वास्तुकला और ध्वनि विज्ञान की एक पहेली। लेकिन विष्णु के लिए यह खामोशी कुछ और ही। अचानक सिद्धार्थ के मुंह से झुंझलाहट की एक तीखी आन निकली। उसने इरेजर को मजबूती से पकड़ा और एक हिंसक झटके के साथ एक रेखा को मिटा दिया, जिससे वेलम पर स्लेटी रंग की धुंधली लकीरें रह गईं। यह काम नहीं कर रहा, वह रुखे स्वर में बड़बड़ाया। मैं बरामदे के अनुपात तो सही कर सकता हूँ, मैं गूंज का नक्शा बना सकता हूँ, लेकिन हवा का वह वास्तविक एहसास, वह विषय। विष्णु थोड़ा और करीब आया। उसकी नज़रें उस ग्रेफाइट के धब्बे पर टिकी रहीं। उसे शहर की याद आई, चाय की दुकानों का वह शोर और टैक्सियों के हॉर्न की वह चीखें जो बरसों से उसकी रगरग में बसी थी। लंबे समय तक उसे लगता रहा कि खामोशी महज शोर की अनुपस्थिति है, लेकिन यहाँ अपने पुश्तैनी घर की इस ठंडी नमी में उसे एहसास हुआ कि खामोशी का भी अपना एक वजन होता है। इसकी अंकन वह इस जगह को किसी सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखे नमूने की तरह देख रहा है। तारांकन, विष्णु ने सोचा, तारांकन वह इस शांति की चीरफाड़ करना चाहता है ताकि देख सके कि यह कैसे काम करती है।
ये जाने बिना कि चीरफाड़ की यह प्रक्रिया उसी चीज को मार देती है जिसे वह सहेजना चाहता है। वह स्थिरता का कोई सूत्र ढूंढ रहा है, जबकि वह खुद एक खींचे हुए स्प्रिंग की तरह। तारांकन। दीवारों को देखना बंद करो, विष्णु ने धीरे से कहा। वह लाल ऑक्साइड के ठंडे खंभे से टिक गया। हवा की नमी उसकी त्वचा से लिपटी हुई थी। बारिश की बूंदों के बीच के अंतराल को सुनो, पानी के पत्थर से टकराने की आवाज़ को नहीं, बल्कि उस खामोशी को जो एक बूंद और अगली बूंद के बीच की एक धड़कन में घटती है। सिद्धार्थ ने तब उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर संदेह था और पेंसिल अब भी उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। यह कोई तकनीकी अवलोकन नहीं है विष्णु, यह कविता है। शायद यह घर कविता में ही लिखा गया है, विष्णु ने जवाब दिया, और उसके होठों पर एक धीमी छोटी सी मुस्कान तैर गई। तुम यादों के वजन को किसी ड्राफ्टिंग स्क्वायर से नहीं नाप सकते। सिद्धार्थ ने एक लंबे पल तक उसे देखा, फिर धीरे से उसने पेंसिल नीचे की। उसने उसे पूरी तरह छोड़ा तो नहीं, लेकिन वह आक्रामक खुरचाहट बंद हो गई। उसने अपना वजन बदला, उसकी अकड़ी हुई मुद्रा ढीली पड़ने लगी, और विष्णु की स्थिरता को अपनाते हुए उसकी गर्दन का तनाव कम होने लगा। वे दोनों एक लंबी साझा खामोशी में साथ बैठे रहे। कई मिनटों तक कोई नहीं बोला। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, हवा जैसे घनी होती गई, खामोशी का दबाव उन पर गहराता गया, गर्म और आगोश में लेने वाला। विष्णु ने गौर किया कि सिद्धार्थ की सांसें बदल गई थीं। समय की पाबंदी से घबराए इंसान की छोटी और उथली सांसें अब एक धीमी गहरी लय में बदल गई थीं। पेंसिल पर कलाकार की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी उंगलियां, जो पहले तनाव से सफ़ेद पड़ गई थीं, अब वापस अपने कागज की ओर मुड़ा, लेकिन वह उन ग्रिड्स की ओर नहीं लौटा। उसने एक भी सीधी रेखा नहीं खींची। इसके बजाय उसका हाथ तरल और लहराते हुए चापों में घूमने लगा। उसने वास्तुकला का रेखाचित्र बनाना छोड़ दिया और साइड टेबल पर रखे एक भूले हुए चाय के प्याले से उठती भाप को उकेरने लगा, जिस तरह वह वाष्प नम हवा में मुड़कर और घूमकर ऊपर जा रही थी। एक पल के लिए उनके बीच एक सेतु बन गया, एक ऐसी आपसी समझ जो शब्दों से नहीं, बल्कि दोपहर की उस सुस्ती के आगे एक साथ घुटने टेकने से उपजी थी। वे दोनों एक ही सुनहरे ठहराव में सिमटे हुए थे, और शहर तथा उसकी तमाम भागदौड़ किसी पिछले जन्म के सपने की तरह महसूस हो रही थी। विष्णु को अचानक उस व्यक्ति के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। यह वह विश्लेषणात्मक। तभी सिद्धार्थ एकदम ठहर गया। उसकी पेंसिल एक घुमाव के बीच में ही रुक गई, और उसका शरीर फिर से सतर्कता की मुद्रा में आ गया। अब उसकी नज़रें अपने चित्र पर नहीं थीं, उसकी दृष्टि आंगन के उस दूर कोने पर टिकी थी, जहां अनियंत्रित रूप से बढ़े हुए फर्न के पौधों की परछाइयां धूसर पत्थरों पर सिमटी हुई थीं। विष्णु, सिद्धार्थ फुसफुसाया। उसकी आवाज़ की वह स्पष्टता अब गायब हो चुकी थी, और वह पतली पड़ गई थी। मुझसे कहो कि यह मेरा वहम है। विष्णु ने उसकी नज़रों का पीछा किया। कोने की उस धुंधली बैंगनी रोशनी में परछायां हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। यह हवा नहीं थी, फर्न के पत्ते स्थिर थे। यह रोशनी का खेल भी नहीं था। बादल एक ठोस अपरिवर्तनीय कफन की तरह छाए हुए थे। अंधेरे में कुछ ऐसा था जो रोशनी से स्वतंत्र होकर चल रहा था। उदासी के बीच एक धीमी लहरदार हलचाल, जिसका इस घर की बनावट से आंगन की वह परछाई गायब नहीं हुई। वह बस उस धूसर वास्तुकला में विलीन हो गई, पीछे छोड़ गई एक ऐसी ठिठुरन जो त्वचा से चिपक गई थी। विष्णु ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, और न ही सिद्धार्थ ने। इसके बजाय वे पीछे हट गए। वे खुली बालकनी से दूर घर के उस गहरे और गूंजते हुए केंद्र की ओर बढ़ गए, जहां गीली मिट्टी की गंध अब पुरानी लकड़ी और किसी धातु जैसी हल्की थी। उनके प्रवेश करने पर कल्याणी ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसने अपना शरीर थोड़ा खिसकाया ताकि विष्णु के लिए उसके बगल में जगह बन सके। उसने अपनी गांठदार उंगली से पतीले की ओर इशारा किया। पीतल का वह बर्तन खरोंचों से भरा था, जिसकी सतह हजारों पुराने भोजनों का नक्शा मालूम पड़ती थी। पानी, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे सूखे चर्मपत्र आपस में रग चाहते हो कि यह उबलने लगे। कल्याणी ने कहा, यह कोई प्रश्न नहीं बल्कि एक अवलोकन था। उसने देखा था कि वह कैसे बेचैनी से खड़ा था। उसकी उंगलियां शहर की उस पुरानी आदत के कारण फड़क रही थीं, जहां चाय, भाप और शोर की जल्दबाजी में तैयार होने वाली एक वस्तु मात्र थी। शहर में तुम उबाल के पीछे भागते हो, तुम्हें बुलबुलों का वह उग्र वेग चाहिए होता है ताकि तुम। विष्णु थोड़ा और झुका। वह अपने गालों पर तपिश महसूस कर सकता था, एक सूखी और सची गर्माहट। उसने एकाग्रता से पानी को देखा। उसका मन हुआ कि वह चूल्हे के रेगुलेटर को घुमा दे, लौ को थोड़ा और तेज कर दे, ताकि पानी उस उन्मादी उबाल में आ जाए जिसे वह बरसों से जानता था। यह इच्छा उसकी हथेलियों में एक शारीरिक खुजली की तरह थी।
उसके पुराने जीवन की उस जल्दबाज भी। रुको, वह गुनगुनाई, अगर पानी गुस्से में होगा तो पत्ती नहीं खुलेगी, उसे बस कांपना चाहिए चीखने की कगार पर अभी चीखी नहीं। विष्णु वहीं ठहर गया, उसने अपनी सांसों को धीमा किया, ठीक वैसे ही जैसे बाहर आंगन की टाइलों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। वह पानी को देखता रहा मिनट बीते, या शायद बस कुछ सेकंड। रसोई के उस सुनहरे धुंधलके में ये फर्क बेमानी सा लग रहा था। फिर वह हुआ, पानी में बुलबुले नहीं उठे, बल्कि वह थरथराने लगा, सतह पर एक महीन तीव्र कंपन लहरों की तरह। तो अब, कल्याणी ने फुसफुसाकर कहा। विष्णु ने चाय की पत्तियों का डिब्बा उठाया, उसने एक मुट्ठी पत्तियां डाली, और जैसे ही वे पानी से मिली वह और करीब झुक गया। उसने देखा कि पत्तियां नीचे उतरीं और फिर धीरे धीरे, बड़ी तसल्ली से खुलने लगी। यह एम्बर और हरे रंगों का एक छोटा सा नृत्य था। सूखी हुई घुमावदार पत्तियां गर्मी पाकर फैल रही थीं, जैसे किसी धीमी नींद से जागकर अपने अंग फैला रही हों। उसे तारांकन, मैंने 10 साल घड़ी से लड़ते हुए क्यों बिताए? तारांकन, यह विचार अचानक एक टीस की तरह उसके मन में कौंधा। तारांकन, मैंने समय को एक दुश्मन माना जिसे मात देनी है, एक दूरी जिसे तय करना है। मैंने हजारों बार चाय बनाई, पर मैंने कभी चाय को बनते हुए नहीं देखा। मैं अपनी ही जिंदगी में एक साए की तरह रहा, एक बेमानी काम से दूसरे बेमानी काम की ओर भागता रहा, यह मानकर कि मंजिल तक पहुंचना ही असल मकसद है। उसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे घर का गुरुत्वाकर्षण बदल गया हो। दीवार पर लगी भारी महोगनी घड़ी की टिक टिक एक दूर की महत्वहीन आवाज बन गई और अंततः पूरी तरह ओझल हो गई। उसकी जगह अब धीमी आंच पर पकती चाय की लयबद्ध सम्मोहक गड़गड़ाहट ने ले ली। वह आवाज एक धड़कन की तरह थी, धीमी और गहरी, जो बारिश की लय से मेल खा रही थी, रसोई जैसे फैल गई हो। पीछे फर्श के तख्तों के चरमराने की आवाज आई। सिद्धार्थ कमरे में दाखिल हुआ। वह कुछ नहीं बोला, न उसने पानी के बारे में पूछा, न ही समय के बारे में। वह थका हुआ लग रहा था, उसका चश्मा नाक पर थोड़ा नीचे खिसक आया था। बिना एक शब्द कहे वह भारी लकड़ी की मेज तक गया और अपनी स्केचबुक वहां रख दी। उसने उसे खोला नहीं, उसने पेंसिल नहीं उठाई, वह बस मेज का सा। विष्णु अपने चचेरे भाई को देखता रहा। उसने देखा कि कैसे सिद्धार्थ के जबड़े की जकड़न आखिरकार ढीली पड़ गई थी, और कैसे उसके शरीर से वह विश्लेषणात्मक तनाव धीरे धीरे रिसकर बाहर निकल गया था। वे दो पुरुष थे जिन्हें चाय की एक केतली ने पराजित कर दिया था, जो बारिश भरी दोपहर की सुस्ती के आगे आत्मसमर्पण कर चुके थे। विष्णु के मन में उस व्यक्ति के लिए एक मंजिल। कल्याणी ने अपनी धीमी और हल्की खुरदरी आवाज में कहा, प्याला नहीं है मंजिल, तो वह इंतजार है। विष्णु ने सिर हिलाया, हालांकि उसे पता नहीं था कि उसने उसकी बात सुनी भी है या नहीं। उसने उस पल के भारीपन को महसूस किया, वर्तमान की उस गहन और सघन उपस्थिति को। उसने प्यालों की ओर हाथ बढ़ाया, भारी सिरेमिक के प्याले जिनके किनारे थोड़े टूटे हुए थे, और सावधानी से चाय डालना शुरू किया। उसने धीरे धीरे चाय उड़ेली, तरल सोने की एक पतली और स्थिर धार प्यालों में। लेकिन जैसे ही पहले प्याले में चाय भरी, विष्णु रुक गया। उसने अपनी पलकें झपकाईं और रोशनी की ओर झुककर देखा। केतली का तरल उस गहरे एम्बर रंग का नहीं हुआ था जिसकी पारंपरिक चाय से उम्मीद की जाती है। इसके बजाय जैसे ही ऊंची खिड़की से आती रोशनी उसकी सतह पर पड़ी, चाय एक अप्रत्याशित इंद्रधनुषी चमक से झिलमिला उठी। वह एक हल्का चमकदार बैंगनी रंग था जिसमें विष्णु ने चाय नहीं डाली। उसने केतली को हवा में ही थामे रखा। उसकी टोंटी सिरेमिक कप के किनारे से बस 1 इंच ऊपर ठहरी हुई थी। तरल के उस असंभव दृश्य ने उसे जड़ कर दिया था। वह बैंगनी चमक रोशनी का कोई भ्रम या पर्दों का प्रतिबिंब नहीं थी, वह एक जीवित स्पंदित रंग था जिसमें पिघले हुए पारे जैसी चांदी की धारियां घूम रही थीं। उसके पास बैठे सिद्धार्थ ने एक आंख। बारिश है, कल्याणी ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और सूखी थी, जैसे पुराने रेशम के कपड़े को खोला जा रहा हो। उसने केतली की ओर नहीं देखा। वह अपनी सूती साड़ी का पल्लू सावधानी से कंधे पर डाले भारी लोहे के चूल्हे की ओर बढ़ रही थी। कुछ दोपहरों में ये घर उन चीज़ों को याद कर लेता है जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। इस रंग को अपनी एकाग्रता मत भंग करने दो। विष्णु ने धीरे से केतली को स्टैंड पर वापस रख दिया। वह बैंगनी चमक अब शांत होती दिखी और गहरे पारंपरिक एम्बर रंग में सिमट गई, मानो वह शर्मीली हो। उसने अपने अंगूठों को आपस में रगड़ा, एक धीमी लयबद्ध घर्षण जो आमतौर पर उसे मानसिक संतुलन देती थी, पर उसकी धड़कनें अब भी अनियमित थीं। उसने आलस से उठती भाप की लहरों को देखा और फिर अपनी दादी को। वह पहले से ही नोलन गुड़, कल्याणी धीरे से बुदबुदाईन और एक गीले कपड़े से बंद मिट्टी के मर्तबान की ओर इशारा किया। खजूर का रस एक चंचल चीज है,
विष्णु, इसे जल्दबाजी पसंद नहीं, इसे पुचकार कर मनाना पड़ता है। अगर तुम इससे लड़ोगे तो यह कड़वा हो जाएगा, अगर इसे नज़रअंदाज करोगे तो यह जल जाएगा। तुम्हें इसके साथ अपनी सांसें मिलाना होगा। विष्णु आगे बढ़ा। लाल ऑक्साइड का फर्श उसके पैरों के नीचे ठंडा था। उसने देखा कि कल्याणी ने सुनहरे भूरे गुड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्तन में डाला। उसकी खुशबू ने तुरंत उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक गहरी किंवित मिठास जो नम मिट्टी, भुने हुए वेनिला और किसी प्राचीन चीज की याद दिलाती थी, जैसे चमड़े और शहद में लिपटी किसी पुरानी लाइब्रेरी की महक। जैसे ही चूल्हे की गर्मी। चम्मच उठाओ, उसने धीमे स्वर में आदेश दिया। विष्णु ने उस लंबी लकड़ी की करछुल की ओर हाथ बढ़ाया, जिसका हत्था दशकों तक हाथों के स्पर्श से घिसकर चिकना हो चुका था। उसने उसे चाशनी में डुबोया और हिलाना शुरू किया। कल्याणी ने उसके आने के बाद से दर्जनों बार जिस सम्मोहक घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमने वाली गति का प्रदर्शन किया था, विष्णु ने ठीक वैसे ही उसे चलाना शुरू किया। शुरुआत में उसकी हरकतें हिचकिचाहट। तुम चीनी को तो हिला रहे हो, लेकिन हवा को नहीं, कल्याणी ने गुनगुनाते हुए कहा। वह उसके पास खड़ी थी, उसे छू नहीं रही थी, फिर भी उसकी मौजूदगी एक स्थिर लंगर की तरह थी। अपनी सांसों को इस लकड़ी की लय से मिलाओ। जब चाशनी को किनारों की ओर धकेलो तब सांस अंदर लो, और जब उसे वापस केंद्र की ओर खींचो तब सांस छोड़ो। विष्णु, तुम खुद वह घेरा बन जाओ। ये बर्तन कोई और। एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली, फिर उन्हें खोलकर अपना पूरा ध्यान उस अंबर रंग के भंवर पर केंद्रित कर दिया। उसने सांस लेना शुरू किया। तारांकन सांस अंदर, तारांकन चमक ने गाढ़ी चाशनी को पीतल के बर्तन की गोलाई के विरुद्ध धकेला। तारांकन सांस बाहर, तारांकन चाशनी वापस लौटी। एक धीमी सुनहरी लहर की तरह वह लय अब उसे अपने वश में करने लगी थी। एक जैसे जैसे तापमान बढ़ा, खुशबू बदलने लगी। वह रस की कच्ची मिट्टी जैसी गंध से बदलकर कुछ अधिक परिष्कृत हो गई। एक समृद्ध सौंधी सुगंध जिसने उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। वह केवल एक गंध नहीं थी, वह एक एहसास था। उसने उसके फेफड़ों को किसी गर्म कंबल की तरह भर दिया और उसके गले के पिछले हिस्से पर एक काल्पनिक मिठास की परत चढ़ा दी। उसने एक अजीब सा सुनो, कल्याणी ने फुसफुसाते हुए कहा। सोचना बंद करो, बस सुनो। विष्णु ने एक धड़कन के लिए अपनी सांसें रोकीं और अपना सिर थोड़ा झुकाया। पहले तो उसे बारिश के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर उसने उसे सुना। एक धीमी फूटती हुई फुसफुसाहट। वह कोई उग्र उबाल नहीं था, बल्कि आहों की एक नाजुक लयबद्ध श्रृंखला थी, जैसे हजारों नन्हे बुलबुले धीमी गति में एक एक कर फूट रहे हों। यह चाशनी के उस निर्णायक बिंदु पर पहुंचने की आवाज़ थी। आवाज़ ही तुम्हारा थर्मामीटर है, उन्होंने अपनी फटी हुई आवाज़ में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर फुफकार चीख में बदल जाए तो समझो तुम आगे निकल गए, और अगर यह महज एक सरसराहट है तो अभी वक्त नहीं आया, तुम्हें तो सोने के उस गीत को खोजना है। विष्णु देखता रहा कि चाशनी अब एक मुकम्मल आईने जैसी चमक पा चुकी थी। रसोई के लैंपों की एम्बर रोशनी तरल की सतह पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे रोशनी का एक ऐसा झिलमिलाता कुंभ बन गया था, जैसे किसी ने ढलते सूरज को कैद कर लिया हो। उसे एक गहरा अपनापन महसूस हुआ, सिर्फ अपनी दादी के साथ नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों की रूहों के साथ जो ठीक उसी जगह खड़ी रही थीं। वह ध्यान की उस गहरी अवस्था में इतना डूब चुका था, चीनी की उन फुफकारती आवाज़ों के साथ इतना एकरूप हो गया था कि रसोई के बाहर की दुनिया का अस्तित्व ही मिट गया था। वह सुनहरे एम्बर के एक शून्य में निलंबित था, खुशबू और ध्वनियों का एक सुरक्षित बसेरा। उसने महसूस किया कि उसके जबड़ों का तनाव आखिरकार खत्म हो गया है, और दोपहर की उस सुस्ती के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण। फिर उस खामोशी का कत्ल कर दिया गया। आंगन से एक अचानक जोरदार धमाके की गूंज पूरे घर में फैल गई। ये किसी भारी चीज के, शायद चीनी मिट्टी या पत्थर के, लाल ऑक्साइड के फर्श पर गिरकर चकनाचूर होने की आवाज़ थी। वह शोर रसोई में किसी शारीरिक प्रहार की तरह घुसा और पल भर में उसके सम्मोहन को तोड़ दिया। विष्णु झटके से पीछे हटा, लकड़ी का चम्मच बर्तन के किनारे से टकराया और पिघले हुए सोने की फुहारें चूल्हे मिट्टी के बर्तन के टुकड़े लाल ऑक्साइड के फर्श पर किसी नुकीले नक्षत्र की तरह बिखरे पड़े थे, और छलक गया चाशनी का गाढ़ा सैलाब धीरे धीरे उस छिद्रपूर्ण पत्थर में समा रहा था। विष्णु रसोई की चौखट पर खड़ा था, उसकी छाती अब भी तेजी से धड़क रही थी, और जली हुई चीनी की गंध उसकी त्वचा से ऐसे चिपकी थी जैसे कपड़ों की कोई दूसरी परत हो। उसने अपने हाथ में पकड़े वह सिर्फ एक बर्तन था। विष्णु, चीनी तो अब भी बची है, कल्याणी ने कहा। उसकी आवाज़ एक खुरदरी मगर सुकुंदे गुनगुनाहट थी, जिसने जैसे विष्णु के फेफड़ों में फिर से हवा भर दी। उसने उस बिखराव की ओर देखा तक नहीं, इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाकर विष्णु की कलाई को थाम लिया।
उसका स्पर्श सूखे चर्मपत्र जैसा था जिसने उसे स्थिरता दी। वह उसे उस मलबे से दूर ले गई, उसकी बैठक की ओर बढ़े जहां दोपहर की मध्यम रोशनी अब गहरे सघन सुनहरे रंग में बदल चुकी थी। यहाँ लाल ऑक्साइड का फर्श आईने की तरह चमक रहा था जिसमें लैंपों की सुनहरी आभा लंबी झिलमिलाती लकीरों के रूप में प्रतिबिंबित हो रही थी जो शहद की नदियों जैसी लग रही थीं। सिद्धार्थ बोस पहले से ही वहां थे, सागौन की एक भारी कुर्सी के किनारे पर बैठे हुए, उनकी स्केचबुक। बारिश में कुछ न कुछ गिरने का अपना ही तरीका होता है, सिद्धार्थ ने टिप्पणी की। उनकी आवाज़ संक्षिप्त थी लेकिन उसमें वह चिरपरिचित विश्लेषणात्मक तीखापन नहीं था। उन्होंने उस शोर या टूट-फूट का जिक्र नहीं किया, वे बस हवा में नाचते धूल के कणों पर पड़ती रोशनी को देख रहे थे। उस सुनहरी रोशनी में वे कुछ छोटे से लग रहे थे। उनके बैठने का वह सख्त अंदाज अब नरम पड़। कल्याणी ने नोलन गुड़ की मिठाइयों की ट्रे छोटी मेज के बीचों बीच रख दी। वे हल्के सुनहरे रंग के छोटे चमकते हुए गोले थे जिनसे गीली मिट्टी, भुने हुए नमक और एक गहरी फूलों जैसी मिठास की महक आ रही थी जो गले के पिछले हिस्से में एक सिहरन सी पैदा कर रही थी। विष्णु ने एक टुकड़ा उठाया जो दांतों के नीचे एक धीमी मलाईदार प्रतिरोध के साथ घुल गया। उसका स्वाद। सबसे बेहतरीन फसल हमेशा तूफान के बाद ही आती है, गौरी ने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी आवाज़ एक संतोषप्रिय आह में बदल गई। उसने उसकी ओर नहीं देखा लेकिन उसकी आंखों की हल्की सी सिकुड़न में उसकी मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। वह कमरे में धीरे धीरे टहलने लगी, उसकी चाल इतनी सहज और शांत थी जैसे किसी सपने में कोई परछाई तैर रही हो। जैसे जैसे मिनट बीतते गए एक भारी और सुखद नींद विष्णु की चेतना पर छाने लगी। यह शहर वाली थकान नहीं थी, वह तीखी कैफीन से भरी थकावट जो नसों को झकझोर देती है, बल्कि यह शरीर का एक गहरा सुकून था। मांसपेशियों का वह धीमा पिघलाव जिसे वह अब तक अनजाने में थामे हुए था। उसने महसूस किया कि उसका जबड़ा ढीला पड़ गया है और उसकी गर्दन और कंधों का पुराना अब बातचीत एक ऐसी विलासिता बन गई थी जिसे वे और नहीं झेल सकते थे। जब सिद्धार्थ बोला तो उसके वाक्य अधूरे थे, उसके विचार पूरी तरह आकार लेने से पहले ही कहीं खो रहे थे। यह रोशनी बिल्कुल तरल जैसी लग रही है, वह बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और दूर की थी मानो वह किसी गहरे कुएं की तलहटी से बोल रहा हो। हूँ, कल्याणी ने जवाब में एक धीमी गुनगुनाहट भरी जिसकी गूंज फर्श के तख्तों में महसूस की जा सकती थी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई, सूती साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर ढीला पड़ा था और आंखें आधी बंद थीं। रसोई में चम्मच चलाने की वह लयबद्ध गति अब बैठक में पलकों के धीमे झपकने में बदल गई थी। विष्णु ने चाय के आखिरी प्याले से उठती भाप को देखा। वह भाप जल्दी ओझल नहीं हुई बल्कि भारी हवा में वह धीमी गति के रिबन की तरह मुड़ रही थी और ऐसे जटिल क्षणभंगुर आकार बना रही थी जो सिद्धार्थ की किताब के रेखाचित्रों जैसे लग रहे थे। वह उस हलचाल को देख मंत्रमुग्ध हो गया। उसका मन अब किसी भी चीज का विश्लेषण करने से इनकार कर रहा था, वह बस उस बहाव को दे। उसने कार के हॉर्न की आवाज़ याद करने की कोशिश की। उसने डीजल के धुएं की गंध और कोलकाता मेट्रो में हजारों जल्दबाज चेहरों की छवि को याद करने की कोशिश की, पर उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर पा रहा। यादें तो थीं लेकिन वे बहुत दूर थीं, जैसे धूप में छोड़ी गई वे तस्वीरें जिनके रंग उड़ चुके हों और अब सिर्फ सफ़ेद निशान बाकी हों। उन यादों की जगह अब घर की गुनगुनाहट ने ले। अब दुनिया की रोशनी कम करने का समय है, गौरी ने धीरे से कहा। वह कमरे में धीरे धीरे टहलने लगी और एक एक कर दियों को बुझाने लगी। वह सुनहरा उजाला सिमटने लगा, रोशनी के घेरे छोटे और छोटे होते गए और देखते ही देखते पूरा कमरा एक मखमली सुनहरी धुंधलकी में डूब गया। परछायां लंबी और रेशमी होने लगी जिससे फर्नीचर और लोगों की आकृतियां धुंधली पड़ गईं। विष्णु को महसूस हुआ कि वह नींद की गहरी लहरों में। अचानक उसके भीतर कुछ हिलने डुलने की एक सहज तड़प उठी, शायद उस शहर वाले इंसान की कोई बची खुची आदत जिसे एक जगह ठहरने से डर लगता था। वह धीमी गति से उस नीची मेज से उठा, उसके हाथ पांव ऐसे भारी थे मानो वह पानी के भीतर चल रहा हो। उसका शरीर घर की उस गहरी शांति में पूरी तरह सराबोर था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कमर सीधी की, कमरे की फिजा अचानक। दूसरी ओर महोगनी की एक भारी खिड़की खुली थी जिसका पल्ला जंग लगे कब्जों पर धीरे धीरे झूल रहा था। उसे याद नहीं था कि वह खुली हुई थी, बल्कि उसे पूरा यकीन था कि कल्याणी ने नमी से बचने के लिए घर के सारे किवाड़ मजबूती से बंद कर दिए थे। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका कमरे में दाखिल हुआ जिसने उस सुनहरी गर्माहट को किसी चाकू की तरह चीर दिया। विष्णु सिहर उठा और उसकी त्वचा पर बसी नोलन गुड़ की गर्माहट पल भर में उड़ गई। उसने खिड़की की ओर देखा
जहां आंगन का अंधेरा कांच से सटकर खड़ा था और वहां उसे खिड़की की अंदरूनी देहली पर एक गीला पदचिह्न साफ दिखाई दिया, जिसकी कीचड़ ढलती रोशनी में अब भी चमक रही थी। विष्णु खिड़की की देहली से टस से मस न हुआ। उसकी नज़रें उस चमकती हुई कीचड़ भरी पदचाप पर जमी थीं। अस्पताल के गलियारे या रबिंग अल्कोहल की ताज़ा खुली बोतल जैसी वह तीखी औषधि गंध नोलंगुड़ की अभी तक टिकी हुई मिठास से टकरा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि खुली खिड़की से आती ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू रही है, मानो बाहरी दुनिया ने अचानक उस मखमली सुकून में। अंदर कौन आया होगा? विष्णु ने धीमी और सुरीली आवाज़ में पूछा, हालांकि उसमें एक ऐसी थरथराहट थी जिसे वह दबा न सका। उसने गौरी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखें उसी पदचाप पर टिकी रहीं। वह निशान किसी आवारा जानवर के हिसाब से बहुत सटीक और जानबूझकर बनाया गया लग रहा था, और इतना ताज़ा कि घर में मौजूद किसी भी सदस्य का नहीं हो सकता था। या तो लगी थी, गौरी फुसफुसाई। उसकी आवाज़ उलझन भरी एक आमे बदल गई। वह करीब आई। उसके सूती साड़ी का पल्लू लाल ऑक्साइड के फर्श पर धीरे से सरसराया। उसने कीचड़ को छुआ तो नहीं, लेकिन झुककर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसे देखने लगी। मैंने खुद कल्याणी को लोहे की सिटकनी सरकाते देखा था। बिना चाबी के या खिड़की का कांच तोड़े किसी का अंदर आना नामुमकिन है। विष्णु ने धीरे धीरे अपने अंगूठों को आपस में रगड़ा। यह एक अवचेतन कोशिश थी खुद को संभालते हुए स्थिर रखने की। उसने छत की ओर देखा। उसे बालकनी का ख्याल आया, और फिर उस अजनबी का जिसे उसने पहले देखा था। वह आदमी जिसके पास गणित के रेखाचित्र थे और जिसकी हर बात में एक सधी हुई सटीकता थी। वह घर जो कुछ पल पहले तक एक सुरक्षित गर्भ जैसा महसूस हो रहा। रसोई में जाओ, विष्णु ने उससे कहा, हालांकि यह आदेश से ज्यादा एक गुजारिश लग रही थी। दीदिमा को बता दो कि खिड़की खुली थी, मैं आंगन देख आता हूँ। गौरी ने सिर हिलाया। उसकी हरकतें बहुत सावधानी भरी थीं, मानो हवा खुद बहुत नाजुक हो गई हो। जैसे जैसे वह पीछे हटी, उसके कदमों की आहट गलियारे में गूंजने लगी, और विष्णु खिड़की के पास ही खड़ा रहा। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से खिड़की बंद की, जिसके जंग लगे कब्जों ने एक लंबी और दर्दभरी कराह निकाली जो उसकी हड्डियों तक में कंपन पैदा कर गई। उसने एक निर्णायक धीरे धीरे शरीर का रोमांच कम होने लगा, और पीछे रह गई एक गहरी हड्डियों तक उतर जाने वाली थकान। शहर का वह तनाव जिसे वह यहाँ पहुँचते ही पीछे छोड़ आया था, दरअसल बस सोया हुआ था। इस छोटी सी हलचल ने एक उत्प्रेरक का काम किया, और उसकी बची कुची सारी ऊर्जा सोख ली। वह अपने कमरे की ओर बढ़ा। ठंडे फर्श पर उसके कदम भारी पड़ रहे थे। घर अपनी पुरानी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो हवा सूखे मसालों, लौंग और दालचीनी की महक से सराबोर थी, और साथ ही बारिश की बूंदों की वह सरसराहट भी घुली हुई थी। बिस्तर उसका इंतजार कर रहा था। सागौन की लकड़ी से बना एक चौड़ा और मजबूत पलंग, जिसने शायद गांगुलियों की 3 पीढ़ियों को अपनी गोद में संभाला होगा। जैसे ही वह गद्दे पर ढह गया, वह एक नरम और स्वागत भरी आह के साथ। तभी एक हल्की सी दस्तक हुई, और गौरी अंदर आई। उसके हाथों में हाथ से सिली हुई एक भारी रज़ाई थी। वह घरेलू परिश्रम की एक उत्कृष्ट कृति थी, सूती और उनका एक घना ताना बाना जिसमें मिट्टी के सौम्य रंग रचे बसे थे। वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि विष्णु का यह मौन एक ऐसा आश्रय है जिसे वह इस समय फिर से गढ़ रहा है। एक धीमी और सधी हुई लय के साथ उसने रज़ाई अब सो जाइए, गौरी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट थी, पर आंखों में मुस्कान। सुबह तक बारिश दुनिया को साफ कर देगी। पीछे हटी और बाहर निकल गई। दरवाज़ा एक ऐसी क्लिक की आवाज़ के साथ बंद हुआ जैसे किसी लंबे वाक्य के अंत में पूर्णविराम लग गया हो। विष्णु रज़ाई के नीचे लेटा रहा और महसूस किया कि उसकी छाती पर गर्माहट धीरे धीरे फैल रही है। दूर कहीं बारिश के बीच मंदिर की घंटी की गूंज सुनाई दी। वह स्वर लंबा और खींचा हुआ था, ध्वनि का एक सुनहरा धागा जो हवा में कंपन करता। उसने रजाई के नीचे से अपने हाथ निकाले और आखिरी बार अपने अंगूठों को एक दूसरे पर रगड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा अब कोमल हो गई थी। शहर में सालों तक चाय की छन्नी पकड़े रहने से बने वे सख्त गट्टे इस घर की नमी में जैसे पिघल गए थे। उसके कंधों की जकड़न जो हमेशा वहां बसी रहती थी, अब गायब हो चुकी थी, और उसकी जगह शहद जैसी एक भारी सुस्ती ने ले ली। सफ़र के बारे में सोचने लगा जो उसे यहाँ तक ले आया था। उसे ट्रेन की वह लोहे जैसी गूंज, ब्रेक की चीखें और स्टेशन के प्लेटफार्मों की वह दमघोंटू गर्मी याद आई, जहाँ समय की माप केवल देरी और झुंझलाहट से होती थी। उसने उस कटी फटी याद की तुलना रजाई की मखमली खामोशी से की। यह बदलाव किसी रासायनिक परिवर्तन जैसा था, मानो उसे किसी अस्थिर तरल से छानकर कुछ स्थिर। जैसे जैसे मिनट बीतते गए,
छत पर गिरती बारिश की लयबद्ध थाप उसके एहसास में बदलने लगी। अब वह कोई बाहरी शोर नहीं था, वह एक धड़कन बन गया था, एक स्थिर स्पंदन जो उसके अपने धीमे पड़ते दिल की लय से मिल गया था। उसने कमरे की खुशबू को भीतर खींचा, पुराने कागजों की हल्की सी महक, नोलेन गुड़ की एक धुंधली याद और दीवारों के नम पत्थरों की गंध, ये उसके बचपन। उसकी चेतना अब किनारों से बिखरने लगी थी, पैरों के निशानों और उस क्लिनिकल गंध के विचार पूरी तरह गायब तो नहीं हुए, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो गई थी, जैसे गीले कागज पर स्याही फैल जाती है। उसने घुसपैठिए की पहेली को सुलझाने की कोशिश छोड़ दी और खुद को बस बहने दिया। उसने महसूस किया कि उसकी जागरूकता दिन के तर्क से अलग हो रही है, विचारों से फिसलकर शुद्ध और निश्चित। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और वह अंधेरा खाली नहीं था, बल्कि घर की यादों की अंबर जैसी सुनहरी चमक से भरा था। वह एक गहरी स्वप्नहीन नींद में उतर गया, एक ऐसा अवसाद जो इतना पूर्ण था कि उसके शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा ही मिट गई। बाहर बारिश की चादरें गिरती रहीं, आंगन को धोती रहीं, रेड ऑक्साइड के फर्शों को रगड़ती रहीं और चौखट से उन गीले पैरों के निशानों को